कूनो में चीता प्रोजेक्ट के पूरे हुए 2 साल, कल मनेगा जश्न। कूनो नेशनल पार्क जहां चीता आने से पहले गुमनामी के अंधेरे में था, वो चीता प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद एक सुनहरे पर्यटन के क्षेत्र में अपना कदम रख चुका है और कल 17 सितंबर को यहां 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। देश के पर्यटन पटल पर 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जन्मदिन विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में कूनो सेंचुरी में मनाते हुए यहाँ के उज्जवल पर्यटन की नींव रखते हुए चीता प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके बाद इस क्षेत्र में विकास की दृष्टि दिखाई देने लगी और देश से विलुप्त हो चुकी चीता प्रजाति को फिर से पुनर्स्थापित करते हुए यह प्रोजेक्ट अपनी सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। यहाँ लाए गए 20 चीतों में से कुछ असमय काल के गाल में समा गए, लेकिन शेष चीता ने इस प्रोजेक्ट को 4 चांद लगाते हुए वहाँ चीतों की संख्या में इजाफा किया और यहाँ अब 25 चीता मौजूद हैं, जो चीता प्रोजेक्ट की सफलता की निशानी है। इस प्रोजेक्ट में 2 वर्ष पूर्ण होने पर कूनो में इस वर्ष खास उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए वन मंत्री रामनिवास रावत के मुख्य आतिथ्य में विभिन्न कार्यक्रम 17 सितंबर को होंगे, जिसके लिए कूनो प्रबंधन तैयारियों में जुटा हुआ है। कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद से शुरुआती कड़वे अनुभव के बाद यहाँ सुखद भविष्य की किलकारी सुनाई दी तो कूनो प्रबंधन सहित देश भर में उत्साह का माहौल छा गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीता संरक्षण की दिशा में काम करने वाले संस्थानों ने भारत के चीता पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट को सराहा। नामीबिया और साउथ अफ्रीका चीता के विभिन्न चरणों में हुए कोलैबोरेशन के बाद यहाँ बारी बारी में से चीता शावकों का जन्म हुआ और वे पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर पल बढ़ रहे हैं। इस कार्य में कूनो प्रबंधन के साथ चीता चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ ही मॉनिटरिंग टीम एवं वरिष्ठ वन अधिकारियों की महती भूमिका है। कूनो पार्क के डीएफओ आर थिरुकुरल ने चीता प्रोजेक्ट के 2 साल पूरे होने पर एक वीडियो शेयर की। इस वीडियो में 3 मदर्स यानी आशा, ज्वाला और गामिनी कैसे अपने नन्हे शावकों को जंगल में जीने का हुनर सिखा रही हैं। आचरण न्यूज के लिए श्योपुर से बंटी उपाध्याय की रिपोर्ट। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बाद कौन, आतिशी गोपाल राय और कैलाश गहलोत के नामों की चर्चा। दिल्ली में केजरीवाल के बाद कौन, इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मंत्री आतिशी गोपाल राय और कैलाश गहलोत के नाम की चर्चा में है। मनीष सिसोदिया ने पहले ही सीएम पद संभालने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कल सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। वह मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। सबके बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी चर्चाओं में है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएसी की बैठक आज शाम को होगी, जिसमें सीएम के नाम पर फाइनल होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह 2 दिन बाद दिल्ली सीएम के पद से इस्तीफा दे देंगे। वह तब तक इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देती है। उन्होंने जनता से ईमानदारी के लिए उन्हें वोट देने की अपील की थी। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही सियासत में हंगामा मच गया है। उन्होंने इस्तीफा देने की तारीख 17 सितंबर चुनी है और इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस टाइमिंग को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं। हालांकि भाजपा ने इस कदम को नाटक और अपराध की स्वीकार्यता करार दिया है। बीजेपी ने कहा उन्होंने पार्टी में अंदरूनी कलह के कारण इस्तीफे की पेशकश की है। कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामला, ममता ने जूनियर डॉक्टरों को फिर बुलाया, कहा यह आखिरी निमंत्रण। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल को आज शाम 5 बजे अपने आवास पर बैठक के लिए आमंत्रित किया है। जूनियर डॉक्टरों को भेजे गए पत्र में कहा गया है, यह 5वीं और आखिरी बार है जब मुख्यमंत्री और आपके प्रतिनिधियों के बीच बैठक के लिए आपसे संपर्क कर रहे हैं। पिछले दिन की हमारी चर्चा के अनुरूप हम एक बार फिर आपको खुले दिमाग से चर्चा के लिए मुख्यमंत्री के साथ उनके कालीघाट आवास पर बैठक के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले जूनियर डॉक्टरों और बंगाल सरकार के बीच क्या आज बातचीत हो पाएगी? यदि इस बार भी ऐसा कोई रास्ता निकला तो क्या होगा? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने इस आमंत्रण को आखिरी बताया है। इससे पहले 4 बार निमंत्रण दिए जाने के बावजूद बातचीत नहीं हो पाई। आंदोलनकारी डॉक्टर लाइव स्ट्रीमिंग करने पर खड़े हुए हैं, जबकि सरकार अदालत में मामला होने का हवाला देते हुए ऐसा करने को राजी नहीं है। सरकार का कहना है कि वार्ता के मिनट्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। पिछले गुरुवार को पहले से तय समय पर वार्ता नहीं होने के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे पद की चिंता नहीं है, मुझे न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय मिले मुझे इसकी चिंता है। उन्होंने साफ कहा था कि वह हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगी। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा, हमने बैठक के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में जनता को बताने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की है। हमें नहीं पता कि उनकी समस्या क्या है। हम बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करते हैं। हमारी 5 मांगे बहुत ही जायज हैं। जनता हमारा समर्थन कर रही है क्योंकि हम गैर राजनीतिक हैं और हम सरकार के दबाव में नहीं झुके हैं।
हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वे हमारी मांगे नहीं सुनते हैं तो हमें बैठक के लिए बुलाने का कोई मतलब नहीं है। एक महिला द्वारा फर्जी रजिस्ट्री कराकर व्यापारी से लूटे 45 लाख रुपए। पुलिस ने आरोपियों को लिया हिरासत में। ग्वालियर शहर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां महिला द्वारा फर्जी रजिस्ट्री कराकर व्यापारी से 45 लाख रुपए ठग लिए, जिसके बाद शातिर दिमाग वाले ठग को मुरार थाना पुलिस ने उस समय पकड़ लिया जब वो दोस्त से मिलने उसके घर जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके साथियों से पूछताछ करना शुरू कर दिया है, जिससे उनको भी राउंड अप किया जा सके। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ठग सुरक्षा विहार कॉलोनी में आने वाला है। इसका पता चलते ही मुरार थाना पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। जैसे ही संदेही आरोपी पुलिस को दिखा तो उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ की तो उसकी पहचान राहुल पाठक के रूप में हुई है। इसकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। साथ ही ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए जिस महिला को विक्रेता बनाकर खड़ा किया था उसके संबंध में भी डिटेल जुटा रही है। बताया जा रहा है कि व्यापारी धीरज निवासी गंगा माई संतर में एक जमीन का सौदा राहुल पाठक व रोहित यादव से किया था। 5 लाख रुपए एडवांस देकर अनुबंध करने के बाद नियत समय पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी। रजिस्ट्री के समय 40 लाख रुपए और दिए गए थे। इसके बाद वह जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे तो एक महिला ने इसका विरोध किया और बताया कि वह जमीन उसकी है। जब व्यापारी ने बताया कि ये जमीन उन्हें फूलबाई ने बेची है तो महिला ने बताया कि उसका ही नाम फूलबाई है। इसका पता चलते ही पीड़ित थाने पहुंचा और मामले की शिकायत की। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहे थे। मुरार थाना क्षेत्र में एक फरवरी माह में जो है फरियादी धीरज मित्तल के साथ जो है 45 लाख की धोखाधड़ी हो गई थी। ज़मीन दिखाकर उनको फर्जी ज़मीन मालिक बताकर फर्जी रजिस्ट्री करवा दी थी और उनकी रिपोर्ट पर से जो है धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज बनाने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में आरोपी जो है राहुल पाठक एक उनका साथी घटना दिनांक से फरार था, लगातार गिरफ्तारी से बच रहा था। कल जो है मुरार पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली। मुखबिर की सूचना के आधार पर राहुल पाठक को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। राहुल पाठक के बारे में ऐसी जानकारी मिली है कि इसी प्रकार के मतलब लोगों के साथ धोखाधड़ी व ठगी करता है। इससे पूछताछ की जा रही है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों ने बढ़ाया आतंकवाद। शाह बोले हम आतंक को पाताल में दफन कर देंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। यहाँ उनकी 3 सभाएं हैं। पाडर के नाग सैनी में चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि घाटी में जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी तब तब यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा मिला। दोनों पार्टियां कहती हैं कि उनकी सरकारें आई तो अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करेंगे। क्या अनुच्छेद 370 वापस होना चाहिए? शाह ने कहा अनुच्छेद 370 अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 के लिए कोई जगह नहीं है। कश्मीर में कभी भी 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 झंडे नहीं हो सकते। वहाँ केवल एक झंडा होगा और वह हमारा तिरंगा। उन्होंने कहा पहाड़ी और गुर्जर भाइयों को जो आरक्षण मिलता है अनुच्छेद 370 बहाल होने पर वह नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूँ। ना तो फारूक अब्दुल्ला और ना ही राहुल गांधी यहाँ सरकार बना रहे हैं। विपक्ष इस चुनाव में अनुच्छेद 370 को मुद्दा बनाए हुए है। विपक्ष का कहना है कि हम अनुच्छेद 370 को बहाल करेंगे। अपने भाषण में अमित शाह ने कहा हमने विभाजन के दिन देखे हैं, 1990 में आतंकवाद के दिन देखे। चंद्रिका शर्मा हो या परिहार बंधु हो, सभी ने कुर्बानियां दी हैं। मैं आज इस क्षेत्र सहित जम्मू कश्मीर की जनता से वादा करता हूं कि हम आतंकवाद को इतना नीचे दफन कर देंगे कि कभी बाहर नहीं आ पाएगा। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग होगी। ऐसे में आज पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर अपने परिवार की सरकारें बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा अभी जम्मू कश्मीर में सत्ता में नहीं आ सकते। यह दोनों ही जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद की ओर धकेलना चाहते हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।